हेलो बच्चों, वेलकम टू M12। आज हम आपका क्लास 12th का पोल साइंस का चैप्टर नंबर 4 है, जो है आपके सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सन 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप की शीत युद्ध से भी मदद मिली थी। जैसे कि आप सब जानते हो, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर हम अब तक 3 चैप्टर्स बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं, क्योंकि ये उन्हीं से जुड़े हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि सबसे पहले जब शीत युद्ध शुरू हुआ था, तो शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच में शुरू हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। तो वो दो शक्तियां जिनके बीच में शीत युद्ध शुरू हुआ, वो शीत युद्ध में क्या हुआ था कि जो यूरोप के देश थे वो आपस में बट गए थे। किस में बट गए थे? पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप में। तो पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप में जब बट गए तो यूरोप अलग अलग हो गए। ठीक है। लेकिन जब शीत युद्ध 1945 के बाद खत्म हुआ तो यूरोप के देशों को वापस मेल मिलाप करने में मदद मिल गई। मार्शल योजना क्या थी? अमेरिका ने मार्शल योजना के अंतर्गत यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए काफी मदद की। अब मार्शल योजना ऐसी योजना थी जिसमें कि यूरोप की अर्थव्यवस्था, जो कि शीत युद्ध की वजह से काफी हिल गई थी, उसको पुनर्गठन करना जरूरी था। क्योंकि सोवियत संघ जब खत्म हुआ तो शीत युद्ध खत्म हो गया, तो बचा अमेरिका अकेला महाशक्ति। तो अमेरिका ने ये डिसाइड किया कि मार्शल योजना ऐसी चलाई जाए जिसमें जो यूरोप के देश हैं, जिन्हें युद्ध की तैयारी की वजह से या युद्ध पर सैन्य सुरक्षा पर या सैन्य बल पर अधिक खर्च करने की वजह से जो उसकी अर्थव्यवस्था हिल गई थी, उसको पुनर्गठन करना जरूरी हो गया है। तो अमेरिका ने इस बात में यूरोप की काफी मदद की थी। अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। तो उसने क्या बनाया? एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बना दी, जिससे कि यूरोप के देश जो हैं वो सुरक्षित रह सकें। इसी योजना के अंतर्गत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था कि पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद की जाए। अब पश्चिमी यूरोप जो था वो ऑलरेडी अमेरिकन कैंप में था, है ना, अमेरिकी कैंप का ही हिस्सा था। तो इसी योजना के अंतर्गत 1948 में अमेरिका ने एक और यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बनाया, जिसमें उसने क्या उद्देश्य रखा कि पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश थे उनकी आर्थिक रूप से मदद की जानी चाहिए। यूरोपीय परिषद 1949 में फिर यूरोपीय परिषद बनी। ठीक है। जब उसने यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बना लिया पश्चिमी देशों के लिए, उसके बाद यूरोपीय परिषद बनाई 1949 में, जो राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुई थी, जिसने कि क्या किया? राजनीतिक सहयोग जो विभिन्न देश थे उनके बीच में बढ़ा दिया। अर्थव्यवस्था के एकीकरण की प्रक्रिया। अब यूरोपीय परिषद जब बनी तो उसने सबसे पहला काम क्या किया कि अर्थव्यवस्था का जो है एकीकरण करना शुरू कर दिया, यानी कि हर एक देश की अर्थव्यवस्था इस प्रकार से जुड़ी हो कि आपस में उसका एकीकरण हो सके, अर्थव्यवस्था सब पर बराबर प्रभाव डाल सके। 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया। ठीक है। उसके बाद प्रक्रिया ने राजनीतिक रूप प्राप्त किया। अब ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन होने के बाद प्रक्रिया में राजनीतिक रूप आ गया, यानी कि और देशों की राजनीति जो है वो इसमें शामिल होती चली गई। फिर उसके बाद यूरोपीय परिषद का गठन हुआ। ठीक है। उसके बाद बना आपका यूरोपीय संघ। यहाँ देख सकते हो, ये आपका यूरोपीय संघ का झंडा है। सोने के रंग के सितारों से घिरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक। यानी कि यूरोपीय संघ जब बनाया तो यूरोपीय संघ का झंडा जो है वो इस प्रकार बनाया गया कि सोने के रंग के सितारे उसमें डाले गए, जो कि किस बात को बताते थे कि यूरोपीय जो लोग हैं उन में कितनी एकता और मेल मिलाप है। इसमें 12 सितारे हैं, क्योंकि 12 की संख्या को वहां की पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता था। तो वहां पर क्या है कि 12 को बहुत ज्यादा पारंपरिक रूप से पूर्ण माना जाता था, इसीलिए 12 सितारों को एक गोलधारे के रूप में बना दिया गया, जिससे कि ये साबित दिखाया जा सके कि यूरोप के देशों में आखिरकार कितनी एकता और मेल मिलाप है। उसके बाद इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 1992 में। 92 में इसका गठन हुआ, जिसका उद्देश्य क्या था कि समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति हो, न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा हो। यानी कि क्या क्या इसका उद्देश्य हुआ कि विदेश नीति जो है वो एक जैसी हो। यूरोपीय संघ के अंदर जितने भी देश आएंगे उन सबकी समान विदेश नीति होनी चाहिए, कि मतलब विदेश से व्यापार करने की या विदेश के साथ मेल मिलाप रखने की जिसकी भी नीति है वो हर एक देश की एक जैसी नीति होगी। सुरक्षा नीति भी सेम होगी, यानी कि सुरक्षा को लेकर उनके पर जितनी भी रूल बनाए जाएंगे, कानून बनाए जाएंगे, वैधता रखी जाएंगी या फिर नीतियां बनाई जाएंगी, वो सब एक जैसी होंगी। न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग। अब न्याय से जुड़ा कोई भी मुद्दा होगा तो यूरोपीय संघ के जितने भी देश होंगे उन सबकी सहमति होगी, उन सबका सहयोग रखा जाएगा और मुद्रा सबकी एक समान होगी।
यानी कि यूरोपीय संघ में जितने भी देश शामिल होंगे उन सबकी मुद्रा बिल्कुल एक जैसी होगी। अब इसकी विशेषता क्या है कि इसमें संविधान नहीं है, ठीक है। यूरोपीय संघ का अपना संविधान नहीं है, पर इसका अपना झंडा है, अपना राष्ट्रीय गान है, अपना स्थापना दिवस है, अपनी मुद्रा है, अपनी साझी मतलब मिली हुई साझी विदेश और सुरक्षा नीति है। यूरोपीय संघ में कुछ लोगों को शामिल करने के सवाल पर असहमति है, मानी कि कुछ देश ऐसे भी हैं जिनको यूरोपीय संघ का सदस्य होना बाकी देशों को पसंद नहीं है, इसलिए वो असहमति जताते हैं कि इन्हें यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं होना चाहिए। अब यूरोपीय संघ के पास शक्तियां क्या क्या हैं? आर्थिक, 4 तरह से शक्तियां हैं यूरोपीय संघ के पास, आर्थिक, राजनैतिक, कूटनीतिक और सैनिक, ठीक है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब ये जो येलो कलर में दिखाई है आपको, ये सब की सब इसकी आर्थिक शक्तियां हैं, यानी कि यहाँ तक आर्थिक शक्ति क्या है कि 2016 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जिसका सकल घरेलू उत्पाद 17,000 अरब डॉलर से ज्यादा था, जो कि अमेरिका के बराबर है। अमेरिका महाशक्ति माना गया है, लेकिन यूरोपीय संघ का 2016 में दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना गया, जिसका सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 17,000 अरब डॉलर निकला, जो कि अमेरिका के लगभग बराबर था। फिर इसकी मुद्रा जो यूरो थी वो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। अब यूरोपीय संघ में कहा गया कि एक समान मुद्रा होगी, तो यूरोपीय संघ में जितने भी देश थे यूरोप के, उन सबकी एक ही मुद्रा थी जिसका था नाम यूरो। तो यूरो जो था वो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकता था, क्योंकि यूरो की जो, जैसे कहते हैं ना कि मुद्रा की जो मूल्य होता है, मुद्रा का जो मूल्य होता है वो मुद्रा का मूल्य अमेरिकी डॉलर का जो मूल्य था, क्योंकि अमेरिकी डॉलर सबसे महंगी करेंसी है, तो यूरो उसके लिए खतरा बनता जा रहा था, यानी कि यूरो की जो मुद्रा वैल्यू थी वो भी बढ़ती जा रही थी। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है, जिस कारण अमेरिका और चीन पर इसका दबाव बना रहता है। विश्व व्यापार आप जानते हो, पूरे विश्व में जिस भी प्रकार से व्यापार किया जाता है, पूरे देश में, पूरे दुनिया में जो व्यापार की नीति रखी जाती है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो विश्व व्यापार है यूरोपीय संघ का, वो अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अमेरिका और चीन पर यूरोपीय संघ का दबाव बना रहता है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नजदीकी देशों के साथ साथ एशिया और अफ्रीका के दूर दूर के देशों पर भी रहता है। अब क्योंकि इसकी आर्थिक शक्ति या आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, क्यों, विश्व व्यापार में इसकी बहुत ज्यादा पकड़ है और इसकी जो सकल घरेलू उत्पाद है वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। इसकी जो मुद्रा है उसका भी बहुत ज्यादा वैल्यू है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि इसकी आर्थिक शक्ति का जो प्रभाव है इसके आसपास के देशों के साथ साथ दूर के देशों पर भी पड़ता रहता है। ये विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठनों के महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। अब विश्व व्यापार संगठन जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, जो हमारे विश्व व्यापार की नीतियों को डिसाइड करती है, उसके जैसा जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन है उसके महत्वपूर्ण समूह के रूप में यूरोपीय संघ काम करता है, यानी कि वो उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूरोपीय संघ का एक सदस्य है फ्रांस, जो कि सुरक्षा परिषद का भी स्थायी सदस्य है। आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सुरक्षा परिषद है, उसमें भी एक सदस्य फ्रांस है जो स्थायी सदस्य है, और वो यूरोपीय संघ का ही सदस्य है। ये आपकी राजनीतिक है, ये वाली राजनीतिक शक्ति है, और ये आपकी राजनीतिक शक्ति है। दूसरी राजनीतिक शक्ति पढ़े, यूरोपीय संघ के कई देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में भी शामिल है, यानी कि एक फ्रांस तो जो है वो स्थायी सदस्य में शामिल है, और बाकी कई ऐसे देश हैं जो अस्थायी सदस्यों में शामिल है। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी देशों की नीतियों पर प्रभावित करता रहता है, यानी कि क्योंकि अमेरिका पर उसका दबाव बना रहता है, क्योंकि यूरोपीय संघ के बहुत सारे देश जो है वो उसका हिस्सा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का हिस्सा है, तो इसलिए अमेरिका पर कुछ ना कुछ दबाव इसकी नीतियों का बना रहता है। जैसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका की नीतियां, यानी कि ईरान पर जो परमाणु कार्यक्रम किया गया और उसमें अमेरिका की जो नीतियां थी, वो अमेरिका अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था, उस पर यूरोपीय संघ का दबाव रहता, क्योंकि यूरोपीय संघ के देश उस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते थे, उस पर परेशानी जता सकते थे कि हाँ नहीं, हमें इससे परेशानी है, ठीक है। तीसरी है आपकी कूटनीतिक शक्ति क्या है यूरोपीय संघ के पास, कि इसकी धमकी या सैनिक शक्ति के उपयोग के स्थान पर कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की नीति चीन के साथ मानवाधिकारों का उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर भी प्रभाव साबित हुई है। अब यूरोपीय संघ की क्या नीति है? यूरोपीय संघ की कूटनीतिक नीति है सबसे बड़ी कि वो धमकी या सैनिक शक्ति का प्रभाव पर विश्वास नहीं रखता, वो विश्वास रखता है कूटनीति पर, आर्थिक निवेश करने पर और बातचीत की नीति पर, यानी कि आर्थिक निवेश करके अपने देश में दूसरे देशों के साथ मेल मिलाप बनाए रखें और बातचीत की नीति अपनाएं बजाय की युद्ध की नीति अपनाने के। तो उसकी वजह से क्या है कि चीन के साथ जो भी मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है या फिर पर्यावरण विनाश के जो मामले हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का हम सुनते हैं, पर्यावरण विनाश के जो मामले हैं, उस पर यूरोपीय संघ का बड़ा प्रभाव रहता है।
ठीक है। चौथी शक्ति हमारी आखिरी शक्ति कौन सी है? चौथी शक्ति हमारी सैनिक प्रभाव, यानी कि सैनिक रूप में क्या शक्ति है यूरोपीय संघ के पास? यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, ये पहली शक्ति हो गई। इसके सदस्य फ्रांस के पास करीबन 335 परमाणु हथियार है। फिर आखिरी, ये अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में दुनिया में दूसरा स्थान रखता है। अंतरिक्ष विज्ञान आप सब जो जानते हो, स्पेस साइंस, सैटेलाइट बनना और रॉकेट भेजना, है ना, तो ये सब है इसमें। और संचार प्रौद्योगिकी, जितना भी संचार के माध्यम है, जो इलेक्ट्रॉनिक है, इंटरनेट है, इन सब के मामले में भी वो दुनिया में यूरोपीय संघ दूसरा स्थान रखता है। लेकिन यूरोपीय संघ में कमियां भी हैं। यूरोपीय संघ में क्या कमियां हैं? पहला क्या है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने यूके को यूरोपीय मार्केट से बाहर रखा था। क्या शक्ति थी कि यूके जो है, ब्रिटेन के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ब्रिटेन जो है वो यूके का हिस्सा है। बच्चों, यूके जो है वो 3 देशों से मिलकर बना है, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। तो 3 देशों से मिलकर बना है। तो यूके को, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने यूके को यूरोपीय मार्केट से बाहर रखा था। तो इसकी वजह से क्या था कि यूरोपीय जो मार्केट थी उसमें यूके अपना पूरी तरह योगदान नहीं, यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो पूरी तरह से अपना योगदान नहीं दे पाया। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया। अब यूरोपीय देशों में ही डेनमार्क और स्वीडन ऐसे देश थे जिन्होंने मास्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा, यानी कि एक जैसी मुद्रा हो, इस बात का उन्होंने प्रतिरोध किया, यानी कि विरोध किया। वो नहीं मानते थे कि हर एक देश की एक जैसी मुद्रा होनी चाहिए। यूरोपीय संघ के सदस्यों के कई मामलों में अपनी विदेश और रक्षा नीति है, यानी कि यूरोपीय संघ के कई देश ऐसे भी हैं जो समान सुरक्षा नीति पर विश्वास नहीं रखते, उनकी अपनी सुरक्षा नीति है और अपनी विदेश नीति है, ठीक है। और आखिरी कमी क्या है कि यूरोपीय संघ के सदस्यों के बीच अपना ही प्रतिरोध है, मतलब कि यूरोपीय संघ के देशों के बीच में आपस में ही लड़ाई चलती है, आपस में भी उनमें काफी प्रतिरोध बना रहता है। जैसे कि यूके अमेरिका का इराक मामले में साथी था, तथा जर्मनी और फ्रांस ने अमेरिका नीति का विरोध किया था। मतलब कि जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया था तो यूके ने उसका साथ दिया था, लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने इसका विरोध किया था। अब आता है बच्चों आपका दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। एशियान को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि यूरोपीय संघ में जब हमारे पास नए सदस्य आ गए थे, जब यूरोपीय संघ बना और उसके पास इतनी शक्ति आ गई, तो कई सारे ऐसे देश थे जो यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। अब जो आपने पर्पल में देख रहे हो, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नेदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड, ये पहले से ही, स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस, ये सब पहले से ही यूरोपीय संघ के सदस्य थे। लेकिन जब यूरोपीय संघ इतना ताकतवर हो गया तो एंटोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, रोमेनिया और बुल्गारिया जैसे देश जो हैं वो यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। तो यूरोपीय संघ की ताकत जो थी वो और ज्यादा बढ़ गई थी। और क्या है जैसे कहते हैं, तो यहाँ से जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि दक्षिण पूर्व एशिया, यानी कि एशिया का जो द्वीप है हमारा, उसका दक्षिण और पूर्वी हिस्से में जितने भी देश आते हैं, वो उन राष्ट्रों का जब संगठन बना तो उसे कहा गया, एशियन कह सकते हैं आप या आसियन कह सकते हैं, ठीक है। इसके संगठन का कारण क्या था? पहली बात हम जानेंगे कि ये बनाई क्यों। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान एशिया के इस क्षेत्र को बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद के आर्थिक और राजनीतिक परिणामों का सामना करना पड़ता था। मतलब ये है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, मतलब जब तक द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ था और जब उसके दौरान भी, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तो ये दक्षिण पूर्व एशियाई का जो पार्ट था, जो एशिया का दक्षिण पूर्वी हिस्सा था, उसको बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशक जो थे उनकी आर्थिक और राजनीतिक परिणामों का सामना करना पड़ता था। मतलब युद्ध में ये जापानी और यूरोपीय जो उपनिवेशवाद थे, ये अपनी आर्थिक और राजनीतिक नीतियां चला कर इस देश पर, इस हिस्से पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते थे, यानी कि इस हिस्से को सबसे ज्यादा नुकसान होता था, एशिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से को। युद्ध के अंत में इसने राष्ट्र निर्माण, गरीबी के कहर, आर्थिक पिछड़ेपन और शीत युद्ध के दौरान एक महान शक्ति के साथ गठबंधन करने के दबाव की समस्याओं का सामना किया। क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि विश्व युद्ध के दौरान 2 कैंप बने थे, अमेरिका और साउथ सोवियत यूनियन। तो पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप के देशों पर बहुत ज्यादा दबाव रहता था कि वो किसी एक कैंप का हिस्सा बने, ठीक है। तो जब युद्ध का अंत आया तो युद्ध के अंत तक राष्ट्र निर्माण, यानी कि देश
का जो निर्माण था उस पर सवाल खड़े हो गए थे। गरीबी बहुत ज्यादा हो गई थी, आर्थिक रूप से पिछड़ापन आ गया था, और शीत युद्ध के दौरान एक महान शक्ति के साथ गठबंधन करने की जो दबाव था वो हर वक्त जो है उसका उन्होंने सामना किया, क्योंकि सोवियत यूनियन पूर्वी देशों पर प्रभाव डालता था, दबाव डालता था कि आप हमारा हिस्सा बनो, और जो पश्चिमी यूरोप के देश थे उस पर अमेरिका दबाव डालता था। वो उनके खिलाफ युद्ध का सामना नहीं कर सकते थे क्योंकि ये दोनों महाशक्तियां थीं। तो ये जो देश थे दक्षिण पूर्व एशिया के, ये उनका सामना युद्ध के रूप में नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली थे। और एशियाई और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के लिए बांडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रयास अप्रभावी थे। ठीक है, एशियाई और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के लिए, मतलब कि एशिया के देश और तीसरी दुनिया जो इन्होंने अपनी महाशक्तियों की बना रखी थी उसके बीच में संबंध, मतलब कि एकता कायम करने के लिए भी बांडुंग सम्मेलन किया गया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन किया गया, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ये तो हो गया संगठन का कारण। अब इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1967 में। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके एशियान की स्थापना की। यानी कि जब इसकी स्थापना हुई तो इसके सदस्य कितने थे? 5। कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 इसके सदस्य थे। इन्होंने बैंकॉक समझौते पर हस्ताक्षर किया और एशियान की स्थापना कर दी। इसका उद्देश्य क्या रखा गया? पहला इसका उद्देश्य था कि आर्थिक विकास में तेजी लाई जाए, यानी कि सबसे पहले जो गरीबी का ये लोग सामना कर रहे थे और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ापन आ गया था उसको ठीक करना है। तो आर्थिक रूप से मजबूत बनाना था, तो आर्थिक विकास में तेजी लाने की जरूरत थी, और उसके माध्यम से सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास किया जाए। अब क्योंकि किसी देश की जब अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत हो जाएगी तो उसके हिसाब से क्या होगा? उसकी सामाजिक प्रगति होगी। ठीक है, वो सामाजिक रूप से मजबूत बन सकेगा, और जब वो सामाजिक रूप से मजबूत बन सकेगा तो जितने भी दूसरे देश होंगे वो उसकी संस्कृति के बारे में जानना चाहेंगे। तो सांस्कृतिक विकास जो है अपने देश का इस प्रकार किया जाए ताकि दूसरे देशों को उससे प्रेरणा मिल सके। ये इसका उद्देश्य था पहला। दूसरा इसका उद्देश्य था कि कानून के नियमों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के आधार पर क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। ये कहना था, चाह रहा था कि कानून के नियमों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांत, मतलब कि जो अपने कानून थे, एशियन ने जो कानून बनाए वो, और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांत जो थे उनके आधार पर क्षेत्रीय शांति बनी रहे, शांति और स्थिरता को बनाए रखना, क्योंकि दोनों किसी भी देश के बीच में लड़ाई ना हो, युद्ध तक बात ना पहुंचे। अब इसके सदस्य कौन कौन से थे? जब ये शुरू हुआ 5 देशों ने शुरुआत की। उसके बाद ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया के एशियन के सदस्य बनने के बाद ये कितने हो गए? 10 हो गए। 5 पहले से थे, 5 और जुड़ गए तो कितने हो गए? 10 हो गए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका एशियन का झंडा नियुक्त किया गया, यानी कि एशियन का झंडा जब डिसाइड किया गया तो उसमें इसको डिसाइड किया गया। अब ये क्या था कि आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां आप देख सकते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश को इंगित करती हैं जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हुए हैं। वृत्त एशियान की एकता का प्रतीक है, यानी कि एशियान के जो देश थे, हम यहाँ पर हमने देखा अभी नोट्स में कि 5 पहले थे जिन्होंने शुरुआत की और उसके बाद 5 और सदस्य बन गए, तो टोटल 10 हो गए। तो एशियान का झंडा जब बनाया गया तो कैसे बनाया गया? एक व्रत बना दिया गया, एक ऐसे व्रत बना दिया गया जो व्रत पूरे एशियान की एकता का प्रतीक बना, और इसमें जो धान की डंडियां दी गई, ये 10 धान की डंडियां 10 देशों की एकता का प्रतीक थी, यानी कि ये 10 के 10 देश आपस में एकता से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये पूर्वी एशिया और पैसिफिक का मानचित्र ये आपकी बुक में दिया हुआ है। ये आसियान के जो देश थे वो जो आपस में जुड़ते चले गए, तो ये इनके देश पश्चिमी जो पूर्वी एरिया था एशिया का, जो पूर्वी हिस्सा था, दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, यानी कि एशिया में ही भारत पाया जाता, लेकिन भारत का भी पूर्वी हिस्सा, तो यानी कि बिल्कुल जो पूर्वी हिस्सा था और उसके दक्षिण का थोड़ा हिस्सा मिला लिया जाए तो दक्षिण पूर्वी एशिया का जो हिस्सा था उसका मानचित्र यहाँ दिया हुआ है। तो उसमें कौन कौन से देश थे? मंगोलिया, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, जिनके यहाँ नाम हमने अभी भी पढ़े हैं, कंबोडिया, ठीक है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, ब्रुनेई, दारुसलाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर, पलाऊ, फिलीपींस। ठीक है, ये द्वीप समूह थे। तो ये ऐसे देश थे जिन्होंने मिलकर दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन को बनाया। ये इसके सदस्य हो गए थे 10। ठीक है, एशियन ने अपने उद्देश्य को आर्थिक और सामाजिक से परे विस्तृत किया, यानी कि एशियन का उद्देश्य केवल अपने जो संगठन के सदस्य थे उनका केवल आर्थिक या सामाजिक विकास करना नहीं था, बल्कि संपूर्ण विकास करना था।
2003 में एशियन यूरोपीय संघ के पथ पर चला, जिससे वो निम्नलिखित 3 स्तंभों पर एशियन समुदाय को स्थापित कर सके। अब 2003 में एशियन ने यूरोपीय संघ को ही फॉलो किया, यानी कि यूरोपीय संघ के पथ पर वो चला, यानी कि यूरोपीय संघ की नीतियों को उसने माना, जिससे कि वो निम्नलिखित 3 स्तंभों पर एशियन समुदाय को स्थापित कर सके। वो तीन स्तंभों पर एशियन समुदाय को स्थापित करना चाहता था कि ये 3 स्तंभ इसमें होने चाहिए। कौन कौन से थे वो 3 स्तंभ? एशियन का सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय और सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। यानी कि एशियन के जो देश थे उनका सुरक्षा समुदाय हो, सुरक्षित मतलब सुरक्षा के क्षेत्र में वो कंप्लीटली मजबूत हों, आर्थिक रूप से मजबूत हों और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी मजबूत हों। सन 2003 तक एशियन के कई समझौते किए, जिनके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और आपसी राष्ट्रों के अंतर और संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की। तो जब उसने इस नीति को अपनाया कि हमें इन तीनों स्तंभों पर एशियन संगठन के देशों को खरा उतरना है, तो उन्होंने क्या किया? 2003 तक एशियन ने कई समझौते किए, ये ध्यान में रखते हुए, जिसके द्वारा हर देश ने एक वचन दिया। क्या वचन दिया? कि शांति स्थापित रखेंगे, निष्पक्षता यानी कि किसी एक की तरफ झुकेंगे नहीं, ठीक है, बायस नहीं होंगे, पक्ष नहीं लेंगे, किसी पूरे निष्पक्षता रखेंगे। अगर हम किसी बात का फैसला कर रहे हैं तो निष्पक्ष रूप से करेंगे, सहयोग देंगे आपस में एक दूसरे का, हस्तक्षेप को बढ़ावा देंगे, मतलब कि हम अननेसेसरी मतलब बिना जरूरत के किसी देश की सुरक्षा में या किसी देश के आर्थिक या सामाजिक मामलों में दखल नहीं देंगे। और आपसी राष्ट्रों के अंतर यानी कि आपसी देशों में जो भी अंतर हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हैं, उनको ध्यान देंगे और उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। और संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने, मतलब कोई देश अगर अपना संविधान बनाना चाहता है और अपने तरीके से राज करना चाहता है अपने देशों पर, अपनी जनता पर कोई अपनी नीति लागू करना चाहता है, तो उस बात का सम्मान करेंगे। इन सब बातों का एशियन के देशों ने वचन दिया कि वो इस पर चलेंगे। फिर एशियन क्षेत्रीय मंच आया, जिसकी स्थापना हुई 1994 में। ये वो संस्था है जो एशियन के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों का तालमेल बिठाने का काम करती है। यानी कि जो एशियन क्षेत्रीय मंच है वो एशियन के देश की सुरक्षा कैसी है, सुरक्षा नीति क्या है, किस तरह से उनको सुरक्षा दी जाएगी, किस तरह से वो दूसरे देशों से अपनी रक्षा करेंगे, या किस तरह से वो अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं, या दूसरे देश को सुरक्षा की ज़रूरत हो तो उसको सुरक्षा मुहैया करा सकते हैं। और विदेश नीतियाँ किस तरह की हैं कि विदेशों से उनका संबंध कैसा होगा, विदेशों से उनकी बातचीत कैसे होगी, विदेशों से व्यापार किस तरह का होगा। इन दोनों नीतियों को तालमेल बिठाने का काम करता है एशियन क्षेत्रीय मंच। ठीक है। एशियन आर्थिक समुदाय क्या है? अब हालांकि एशियन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था यूरोपीय संघ, अमेरिका और जापान की तुलना में बहुत छोटी है, क्योंकि एशियन जो है वो बहुत छोटा सा एरिया है। जो क्षेत्र है वो एशियन का वो बहुत छोटा है। एशिया का भी समझ लो, पूरे एशिया का सिर्फ दक्षिण पूर्वी छोटा सा हिस्सा, ठीक है। तो उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो हालांकि यूरोपीय संघ, अमेरिका और जापान की तुलना में बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी इसकी अर्थव्यवस्था सबकी तुलना में काफी तेजी से बढ़ रही है। अब एशियन आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका कि एशियन देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना और इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। यानी कि एशियन के देश जितने भी हैं उनका साझा बाजार हो, वो आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकें, उनका उत्पादन आधार वो तैयार कर सकें ताकि वहाँ पे प्रोडक्शन का काम अच्छे से हो जाए और उस क्षेत्र की जो सामाजिक और आर्थिक विकास है उसमें मदद करे ज़्यादा से ज़्यादा। निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना। मुक्त व्यापार क्षेत्र का मतलब क्या होता है बच्चों? जो जिसके साथ व्यापार करना चाहे वो उसके साथ बेझिझक व्यापार कर सकता है, वहाँ निवेश कर सकता है, वहाँ पर लेबर लगा सकता है, अपनी श्रम दे सकता है या ले सकता है, और सेवाएं ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो इस चीज़ को, इस बात के लिए फ्रीडम दे देना, आज़ादी दे देना कि वो मुक्त व्यापार व्यवस्था चलाएंगे और मुक्त व्यापार कर सकते हैं। एशियन का भारत के साथ कैसा संबंध है? अब एशियन की मौजूदा आर्थिक स्थिति शक्ति जो है वो खास तौर पर भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता ने इसे और भी ज़्यादा आकर्षक बना दिया है। अब उसका भारत के साथ कैसा संबंध है ये हम पढ़ रहे हैं। एशियन की जो मौजूदा आर्थिक शक्ति है जो कि बहुत मजबूत है, खास तौर पर भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित करने वाले एशियाई देशों के साथ उसका व्यापार कैसा है, उसका व्यापार का जो संबंध है वो भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले देशों के साथ भी बहुत अच्छा है। व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता ने इसे और भी ज़्यादा आकर्षक बना दिया है। और निवेश के मामले में जो इसकी प्रासंगिकता है कि किस तरह निवेश करना है, कैसे निवेश करना है,
उस बात ने इसे और ज़्यादा आकर्षक बना दिया, यानी भारत के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे हैं। हाल के वर्षों में भारत ने अपनी नीति सुधारने के लिए एशियन देशों मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। ठीक है, भारत ने अपनी विदेश नीति सुधारी है। कैसे? कि उन्होंने एशियन देश जो है वो मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, इनके साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है, यानी कि ये इनके साथ खुले बाजार में व्यापार कर सकते हैं, यानी कि ये किसी भी रूप में और किसी भी वस्तु के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, सेवाओं के लिए या श्रम के लिए या वस्तु के लिए व्यापार कर सकते हैं। एशियन मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था 2010 में लागू हुई थी। ठीक है, भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था, ये जो इन्होंने यहाँ बताया है कि इन्होंने मुक्त व्यापार का समझौता किया है, तो ये व्यवस्था कब से लागू हुई है? 2010 से। और ये एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। यानी कि भारत जो है वो एशिया का ऐसा एकमात्र क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देश जितने भी हैं और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए, यानी कि आप ये जो एशियन का जो संगठन है ये क्या करता है कि जितने भी एशियाई देश हैं वो और विश्व शक्तियां हैं जितनी भी, वो राजनीतिक रूप से या फिर सुरक्षा मामलों पर बहुत ही आराम से और बहुत ही सरलता के साथ वहाँ पर राजनीतिक मंच उपलब्ध कराया जाता है। मतलब वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी नीतियों में कोई सुधार लाना चाहे या कोई किसी को बताना चाहे तो वो आराम से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक आपका चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए